बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर है संसद स्मोक कांड पर। यह बड़ी खबर, घुसपैठ कांड, स्मोक कांड पर बीजेपी का बड़ा दावा। बड़ी खबर है, फरार आरोपी ललित का टीएमसी कनेक्शन। फरार आरोपी ललित का टीएमसी कनेक्शन। दरअसल आरोपियों के कांग्रेस सीपीएम से संबंध, यह बीजेपी की तरफ से बड़ा दावा। इंडिया अलायंस ने घुसपैठ को अंजाम दिया। यह बड़ी खबर इस वक्त है। 8 बज रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है जो इकलौता भगोड़ा इस वक्त जो नहीं पकड़ा गया है उसका टीएमसी कनेक्शन का आरोप बीजेपी ने लगा दिया। नंबर 1, यह घुसपैठ को इंडिया अलायंस ने अंजाम दिया। कल कांग्रेस कनेक्शन का आरोप बीजेपी ने लगाया, आज टीएमसी कनेक्शन, और अब बीजेपी सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि इंडिया अलायंस ने संसद स्मोक कांड में घुसपैठ को अंजाम दिया। दरअसल अमित मालविया ने ट्वीट कर इंडिया अलायंस पर यह बड़े आरोप लगाए हैं। यह बीजेपी का इंडिया अलायंस पर बड़ा आरोप है। अच्छा, एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। यह बहुत बड़ी खबर एक और है कि दिल्ली पुलिस ने बड़ा दावा कर दिया है संसद स्मोक कांड पर। दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा कि आतंकी संगठनों की भूमिका से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह और बड़ी खबर है, संसद स्मोक अटैक के पीछे मतलब आतंकी संगठनों की भूमिका भी हो सकती है। जिस तरह से फुल प्रूफ तरीके से हमला हुआ, 1 साल से अटैक की प्लानिंग हो रही थी, और अब यह खबर आ रही है कि आम आदमी इतनी प्लानिंग से काम नहीं कर सकता। आरोपियों के पास से कुछ पैम्फलेट भी बरामद हुए। सभी आरोपी 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिए गए हैं। और अब आतंकी कनेक्शन, ये दिल्ली पुलिस इस बात से भी इंकार नहीं करी है कि आतंकी संगठनों की भी कोई भूमिका हो सकती है, उसको भी डिनाई नहीं किया जा रहा है। मतलब अब आप खुद सोचिए, जिस संसद स्मोक कांड पर सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं कि इसके पीछे आतंकी संगठनों की भूमिका हो सकती है, क्योंकि साधारण लोग इतनी बड़ी प्लानिंग से यह काम नहीं कर सकते हैं। उस स्मोक कांड के आरोपियों की तुलना आज कुछ लोग शहीद आजम भगत सिंह से कर रहे हैं। भगत सिंह मतलब कोई शराब घोटाले के आरोप में पकड़ा जाता है, उसको भी भगत सिंह बता दिया जाता है। यहां आतंकी नुमा हमला करने की कोशिश, वो भी भगत सिंह। मतलब जिन लोगों ने 1 साल की बड़ी साजिश के बाद संसद पर अटैक किया, हमला किया, आतंकी नुमा हमला किया, उन्हें भगत सिंह जैसा क्रांतिवीर बताया जा रहा है। संसद में साजिश बनाकर घुसपैठ करने वालों को बेचारा, भटका हुआ, मजबूर, बेरोजगार बेचारे, हमला कर दिए, ये सब कहा जा रहा है। मतलब भगत सिंह के जाप से हमलावरों के संसद हमले के पाप को माफ करने की कोशिश की जा रही है। आप हैरान हो जाएंगे, आज देश के 140 करोड़ लोगों को यह सोचना चाहिए कि जिस भगत सिंह ने भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्राणों की आहुति दे दी, उस लोकतंत्र के मंदिर पर हमले के लिए उनके नाम का सहारा लेना, उपद्रवियों को और शायद कथित आतंकवादियों को, क्योंकि आतंकी संगठनों की भूमिका से भी इंकार दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है, उपद्रवियों को बेरोजगार और बेचारा बताना भगत सिंह की आत्मा को क्या चोट पहुंचाना नहीं है। बाकी कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाए। 2-4 लड़के घुस गए। मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूँगा, लेकिन अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं। इंक्वायरी करके अगर वो किसी बाहरी एजेंसी के लोग नहीं हैं तो उनके ऊपर इस तरह की सख्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि है तो वो अपने देश के नागरिक ही। वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया। इन बच्चों को इनोसेंट मान के, बेकसूर मान के इनको तुरंत रिहा कर दिया जाए। जो संसद भवन को भी सुरक्षित न रख सके तो क्या दोबारा पुलवामा करवाने का इरादा है? सारा बेरोजगारी के कारण हो रहा है। ये मेरा मानना तो ये है। उनका गलत हो सकता है बात करने का, पर उनका मुझे लगता है मकसद गलत नहीं था। हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार, आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है।
लोगों को नौकरी अगर किसी को नहीं मिल रही है तो संसद में जाओ, जाके स्मोक बम फोड़ दो। जाइए संसद में, जाइए स्मोक बम फोड़ दीजिए। अजीब के तर्क दिए जा रहे हैं। किस बात की सहानुभूति आतंकी नुमा हमला करने वाले इन जहरीले उपद्रवियों से? किस बात की सहानुभूति? मतलब हमें तो लगता है, मतलब जिस दिन संसद पर हमला हुआ उसी दिन सोच समझकर प्लान्ड तरीके से जो अटैक किया गया, ये आतंकी हमले जैसा ही है। अब तो दिल्ली पुलिस भी कह रही है कि भाई आतंकी संगठनों की भूमिका से इंकार नहीं हो सकता, उनकी भी भूमिका हो। तो इनसे क्या सहानुभूति रखना? मतलब ये जो ऊपर चेहरे चल रहे हैं, इनसे क्या सहानुभूति रखना? अब आप सोचिए ना, एक चीज लगभग ना अब ये साफ होती नजर आ रही है कि संसद स्मोक कांड पूरी तरह से ना प्री प्लान्ड था। ठीक, मतलब लंबी प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, रेकी हमला, रेकी हुई, कोऑर्डिनेशन हुआ, प्लानिंग हुई, 6 अलग अलग राज्यों में बैठकें हुई। जिस तरह से संसद की सुरक्षा को प्रोफेशनल तरीके से मतलब भेदा गया, तो क्या ये बिना किसी सपोर्ट के हो सकता है? आप बताइए। शायद इसलिए एजेंसियां भी आतंकी संगठनों की भूमिका से इंकार नहीं कर रही है, बल्कि कह रही है कि आतंकी संगठन की भूमिका हो सकती है। ये शक तब और ज्यादा गहरा जाता है जब इन लोगों को बचाने के लिए पूरा तंत्र एक्टिव हो चुका। आपने सुना, छोड़ दो, रिहा कर दो, मासूम बेचारे, भटके हुए बेरोजगार बेचारे, संसद पर हमला कर दिया, बेरोजगार बेचारे, भटके हुए। मतलब ठीक वैसे ही जैसे अफजल गुरु के दौरान हुआ था, याद है? जब एक वर्ग उससे भी बचाने की कोशिश कर रहा था, भटका हुआ बेरोजगार क्रांतिवीर, मतलब ना जाने क्या क्या बताकर इन सिरफिरे उपद्रवियों या हो सकता है आतंकवादियों, जो शायद जांच के बाद सामने आ जाए, उनके स्मोक कांड को कवर फायर दिया जा रहा है। लोकतंत्र के मंदिर में आतंकी नुमा हरकत करने वालों को बेरोजगार, बेचारा, भटका हुआ, छोड़ दो, इंसानियत, सब कुछ स्मोक कांड के आरोपियों से किस बात की सहानुभूति जताई जा रही है? और ज्यादातर इंडिया अलायंस के नेता ही हैं। मतलब शिवसेना को आपने सुना, संजय राउत को, कांग्रेस के नेताओं को सुना, अपने समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह वो लिख रहे हैं, भगत सिंह, उनको तो इनमें भगत सिंह नजर आ रहा है। उपद्रवियों को भटका हुआ युवा बताया जा रहा है। मतलब ठीक वैसे ही जैसे होता है ना, कश्मीर के आतंकवादियों को जब वो पकड़े जाते हैं, वो कहते हैं ना वहां के नेता भटका हुआ है, बेचारे बंदूक उठा ली, भटके हुए हैं। ऐसे लोगों से ना हमें एक सवाल, अगर इनमें से किसी एक के भी हाथ में, सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इंडिया अलायंस के उन नेताओं से मेरा सवाल है, अगर इनमें से किसी एक के भी हाथ में स्मोक बम की जगह कोई ग्रेनेड या कोई विस्फोटक होता, ठीक, और वो बाहर आकर कहता मैं तो बेरोजगार था इसलिए बम फोड़ दिया मैंने, तो भी क्या इन्हें भटका हुआ या बेचारा बताया जाता? आप लोग तय करिए। अच्छा, वैसे इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि ऐसा हो चुका है। अफजल गुरु जो तो दोषी आतंकवादी है, आज भी कुछ लोग उसको आतंकवादी बोलने से हिचकिचाते हैं। अफजल गुरु से आज भी कई लोगों को सहानुभूति है। सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बात तो यह कि संसद में साजिश बनाकर घुसपैठ करने वाले उपद्रवियों की तुलना शहीद आजम भगत सिंह से की जा रही है। मतलब ऐसा करके शहीद भगत, ये देखिए ना, ट्वीट पढ़िए, इसको देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं ये, पढ़िए, देखिए ट्वीट, पढ़ पा रहे होंगे आप। भगत सिंह का अपमान करने वालों में कुछ मोदी विरोधी बड़े नेता इंडिया अलायंस के, ऐसे नेताओं में एक बड़ा नाम समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह। इनका ट्वीट पढ़कर आज मैं हैरान रह गया। मैंने कहा ये गलती से मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूं, शायद ये डिलीट कर देंगे, लेकिन नहीं। दूसरे कांग्रेस के टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हो चुके हैं, इनका देखिए ट्वीट। विजेंद्र सिंह ने संसद स्मोक कांड पर लिखा कि 13 दिसंबर को जो हुआ वो देखकर उन्हें भगत सिंह की याद आ गई। भगत सिंह, संसद पर आतंकी नुमा हमला कर दिया इन जहरीले उपद्रवियों ने, और आतंकी संगठनों की भूमिका से भी दिल्ली पुलिस इंकार नहीं कर रही है। और ये कांग्रेस के विजेंद्र सिंह जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि उनको भगत सिंह याद आ रहा है। समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह कह रहे हैं कि ये भगत सिंह जैसे हैं क्या? समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और अखिलेश यादव के सब करीबी सवाल उठा रहे कि संसद में कूदने वाले दोनों नेता क्या भगत सिंह हो सकते हैं? शहीद भगत सिंह। क्या सहानुभूति हो रही है इन लोगों को? पहले कह रहे थे कि जांच कराओ, कैसे घुस गए, अब सारे इनको बचाने उतर आए हैं। तो फिर शक हो रहा है, सवाल, आरोप लग रहे हैं। बीजेपी कह रही है इंडिया अलायंस नहीं करवाया ये सब। भाई कौन बचा रहा है? इंडिया अलायंस के नेता बचा रहे हैं, और बीजेपी कह रही है, आरोप लगा रही कि इंडिया अलायंस ने कराया ये सब। अब दोनों कड़ियों को आप जोड़िए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मतलब इस सवाल में छुपी हुई समाजवादी पार्टी के नेता की मंशा आसानी से समझी जा सकती है।
मतलब मोदी विरोध में उपद्रवियों में भगत सिंह ढूंढने वाले शायद गुलाम भारत और स्वतंत्र भारत के बीच का मामूली फर्क भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों को शायद ये नहीं पता कि भगत सिंह के वक्त भारत में ना तो स्वतंत्रता थी, ना लोकतंत्र था और ना ही चुनाव होते थे और ना ही लोकतंत्र का प्रतीक संसद थी। लेकिन भारत की राजनीति में ये चलन बन गया है कि कभी उपद्रवियों को भगत सिंह बता दिया जाता है। मतलब भगत सिंह, आप सोचिए भगत सिंह की आत्मा आज कितनी दुखी होगी। कभी कोई शराब घोटाले में पकड़ा जाता है ना, उसको भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह बता देते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी खुद को भगत सिंह बता देते हैं, या आतंकी नुमा हमला करने वाले इनको भगत सिंह बता दिया। कभी घोटाले के आरोपी खुद को भगत सिंह बताने लग जाते हैं। इसके अलावा आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि संसद में स्मोक बम से हमला करने वालों को किस तरह का कवर फायर दिया जा रहा है। मैं आपको बयान सुनाऊंगा। कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, विपक्ष के कुछ और नेता सरकार के विरोध में संसद स्मोक कांड के आरोपियों को बचा रहे। मतलब एक तरफ से सुरक्षा में चूक की जांच होनी चाहिए, कैसे घुस गई है यही मांग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इनको छोड़ दो, ये तो मतलब बच्चे हैं, भटके हुए हैं, बेरोजगार हैं, इनको कवर फायर भी दिया जा रहा है। सुनिए आप। रोजाना हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार, आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे थे सदन शुरू होने के समय, बाहर की गुस्सा अंदर मत लाया करो। देखिए हम लोग नहीं ले, आम जनता उनकी अपनी दिल की गुस्सा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंक्वायरी करके अगर वो किसी बाहरी एजेंसी के लोग नहीं है तो उनके ऊपर इस तरह की सख्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि है तो वो अपने देश के नागरिक ही, देश के लोग ही हैं। उनका तरीका गलत हो सकता है बात करने का, पर उनका मुझे लगता मकसद गलत नहीं था। अगर वो चाहते तो किसी का नुकसान भी कर सकते थे। 2-4 लड़के घुस गए, मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूँगा, लेकिन अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं, इस देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है, महंगाई बेरोजगारी के बारे में नारे देते हुए अंदर चले गए। तो ये युवा है, बेरोजगार युवा है, महंगाई है, उसके ऊपर कौन अपनी आवाज उठाएगा? सरकार क्या कर सकते है उसमें? तो ये विफलता आती है लोगों के मन में। अच्छा, कोई बेरोजगार ऐसे संसद के अंदर घुस सकता है क्या? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप में से कई लोग जो अगर मेरा शो देख रहे हैं, अगर सरकार को लेकर गुस्सा है, मोदी विरोध है, तो आप में से कोई संसद के अंदर घुसकर ये सब स्मोक बम कर सकता है क्या? इसलिए इतनी जल्दी क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अभी जांच हो रही है। 1 साल की लंबी प्लानिंग हुई, 6 अलग अलग राज्यों में बैठकें हुई। आतंकी संगठनों की भूमिका भी हो सकती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस, आतंकी संगठनों की भूमिका हो सकती है। बेरोजगार, दिल पसीज रहा, आम आदमी पार्टी के नेता ने कुछ सुना, सख्ती मत कीजिए इनके साथ, दिल पसीज रहा, कलेजा मुंह को आ रहे हैं इन लोगों के। आज संसद में स्मोक बम से हमला करने वाले उपद्रवियों को लेकर वही स्थिति है जैसी स्थिति संसद हमले के दोषी आतंकवादी अफजल गुरु, सुनते जाइए, अफजल गुरु, मुंबई ब्लास्ट के दोषी आतंकवादी याकूब मेमन, हिजबुल आतंकवादी बुरहान वानी को लेकर थी। जिस तरह आतंकवादी अफजल गुरु को निर्दोष बताते हुए उसकी फांसी को सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल किलिंग बताया गया था, याद है? जिस तरह मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन को निर्दोष बताया गया था, कहा गया था उसे फांसी देकर क्या मिल जाएगा, क्यों फांसी दे रहे हो आतंकवादी को बेचारे को, गुस्से में भटका हुआ था, हथियार उठा लिया। जिस तरह आतंकवादी बुरहान वानी को भी भटका हुआ बच्चा बताया जाता है, बुरहान वानी, मन्नान वानी, इनको तो आतंकवादी बोलते हुए शर्म आती है एक वर्ग को। उसी तरह संसद स्मोक कांड के उपद्रवियों को भगत सिंह बताकर ना ग्लैमराइज करने का अपराध किया जा रहा है। ये मेरी नजर, मतलब क्या होता है, अगर मैं एक सवाल है, अगर उस समय जिसने संसद पर हमला किया अफजल गुरु के बचाव में कुछ लोग ना खड़े होते तो शायद आज इनकी हिम्मत ये हरकत करने की ना होती, क्योंकि इनको भी पता है हम ऐसा कुछ करेंगे संभवतः हमको बचा लिया जाएगा, हमारे समर्थन में एक वर्ग खड़ा हो जाएगा और इनकी उम्मीदों पर वो वर्ग पूरी तरह से मतलब खरा उतरा। वही आज बचा रहे हैं, इनको छोड़ दो बेचारे, और लोगों को भी उकसा रहे हैं ये सब बचाकर कि आओ तुम भी अगर बेरोजगार हो चढ़ाई कर दो संसद पे। मतलब बेरोजगार बताकर सहानुभूति दिलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि स्मोक बम फेंकने वाले तो बेचारे थे, बेरोजगार थे, भगत सिंह, इसलिए नौकरी ना मिलने की मजबूरी में उन्होंने संसद के खिलाफ 1 साल तक साजिश रची। 1 साल, आपको मैं आज इनसाइड स्टोरी बताने जा रहा हूं। 1 साल संसद में स्मोक ब्लास्ट के लिए वही दिन चुना जब 22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने संसद पर अटैक किया था। उसी दिन स्मोक कांड के आरोपियों ने संसद में घुसकर देश को दहला दिया, संसद को दहला दिया। संसद को दहलाने वाले इनके लिए क्रांतिवीर हो जाते हैं।
मतलब ऐसे लोगों को मासूम, बेचारा, भटका हुआ बताने की कोशिश की जा रही है। जो पेशेवर अपराधियों में, शब्द बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूं आज, जो पेशेवर अपराधियों की तरह पूरी तैयारी के साथ प्री प्लान्ड तरीके से रेकी करके संसद पर हमले के लिए पिछले 1 साल से प्लानिंग कर रहे थे। प्रोफेशनल्स थे ये लोग। क्या किया इन लोगों ने? इनकी सोच इतनी जहरीली है ना, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि संसद में हमले के हैंडलर ललित झा, जिसका टीएमसी कनेक्शन के आरोप अब बीजेपी लगा रही है, ललित झा नाम के आरोपी ने अपने लास्ट सोशल मीडिया पोस्ट पर जानते हैं क्या लिखा था? उसने लिखा था कि भारत को कुछ चाहिए तो वो है बम। ये जहरीले, भारत को कुछ चाहिए तो वो है बम। बम, ये इनको बचा रहे हैं। इस पोस्ट से उन लोगों की जहरीली सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके हाथ में स्मोक बम था, कल को ग्रेनेड होता तब भी इनको भटका हुआ बेचारा बताया जाता, शायद बताया जाता। इन सभी ने ना 1 साल तक नौकरी ढूंढने की बजाय संसद को अपनी नफरत का निशाना बनाने के लिए रेकी की। 1 साल ढंग से कुछ पढ़ाई करके, या वैसे तो बहुत पढ़े लिखे थे, नौकरी ढूंढते अगर तो नौकरी शायद मिल जाती। 1 साल संसद पर अटैक की योजना बनाई, फिर देश के 4 राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंचे। 5 से 6 राज्यों में प्लानिंग की, संसद पर अटैक किया। ये दिमाग वहां लगाते ना नौकरी में। इतना नहीं, हमलावर 2 बार संसद की रेकी कर चुके थे, 2 बार। पहली बार संसद के मॉनसून सत्र के दौरान और दूसरी बार संसद के विशेष सत्र के दौरान। रेकी के दौरान ही उन्हें मालूम चला कि संसद की फुल प्रूफ सुरक्षा में कहां कमी है। रेकी के दौरान ही उन्हें पता चला कि जांच के दौरान जूते नहीं खुलवाए जाते, जूतों में कैविटी बनाई गई थी। जो जांच में निकल कर आ रहा है कि जूते के अंदर ऐसे खाली स्पेस, कैविटी बनाई गई थी, उसके अंदर वो स्मोक बम रखा गया था। सुरक्षा एजेंसियों को शक तो यह भी है कि इस हमले के पीछे कोई आतंकवादी संगठन भी हो सकता है, क्योंकि कोई आम आदमी, बेरोजगार, बेचारा, भटका हुआ इतनी प्लानिंग के साथ ये काम नहीं कर सकता। संसद स्मोकांड के आरोपी ने बताया कि जब वो संसद के वेल में कूदे उस वक्त उनके पास कुछ पैम्फलेट भी थे। ये लोग वो पैम्फलेट प्रधानमंत्री को दिखाना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री सदन में ही नहीं थे। लेकिन इतनी संवेदनशील घटना के बाद कांग्रेस ने कल स्मोक कांड को 2019 में पुलवामा अटैक से जोड़ दिया। मतलब सवाल है ना कि ऐसा करके कांग्रेस ने क्या संसद के सुरक्षा कर्मियों की नीयत पर सवाल नहीं उठाए थे? जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया था कि संसद पर स्मोक अटैक में शामिल नीलम आजाद नाम की आरोपी कांग्रेस से जुड़ी हुई है, कांग्रेस के लिए वोट भी मांग चुकी है। और अब तो बीजेपी यहां तक कह रही है कि यह पूरा अटैक इंडी अलायंस द्वारा कराया गया। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी का, टीएमसी कनेक्शन ललित झा का एक आरोपी का, और नीलम झा कांग्रेस के लिए वोट मांगने का। वो वीडियो देखिए, सुनिए। मैं तो इस भारतीय जनता पार्टी की भर्त्सना करता हूं कि जो संसद भवन को भी सुरक्षित न रख सके तो क्या दोबारा पुलवामा करवाने का इरादा है? खुद ही पास दें और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी उस दिन न हो, और उसी दिन ये हो तो क्या ही कोई पुलवामा का पुनर्अभ्यास था? सत्ता परिवर्तन करेंगे या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। सत्ता परिवर्तन करेंगे या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। मैं पूरी तरह सरकार को दोषी मानता हूँ। इन बच्चों को इनोसेंट मान के, बेकसूर मान के इनको तुरंत रिहा कर दिया जाए। हमारे बच्चों को फंसाया गया है। हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो रिक्शा चलाता था। संसद भवन में हंगामा करने वाले पकड़े गए हैं। लेकिन ये साजिश क्यों रची गई है? इसका असली मास्टरमाइंड कौन है? हंगामा करने वालों ने और क्या क्या प्लानिंग की थी? इस राज से पर्दा उठना अभी बाकी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 6 लड़कों ने मिलकर 1.5 साल तक इसके लिए पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी। कैसे अंदर जाना है और पकड़े जाने पर क्या करना है। हर स्टेज की पूरी रेकी की गई थी, हर स्टेज की पूरी तैयारी थी। वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है।
आखिर येलो टेरर के लिए 13 दिसंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई? जिस तरीके से सुरक्षा है, और विपक्ष की ही मांग नहीं, मैं तो कहती हूँ सत्ता पक्ष को भी होम मिनिस्टर से ये मांग करनी चाहिए, क्योंकि ये सीवियर सिक्योरिटी ब्रीच है और देश को शर्मसार करने वाली चीज है कि अगर हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो हम लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को पूरे देश में कैसे रख सकते हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में ललित झा के मास्टरमाइंड होने का शक जताया जा रहा है। पूछताछ में जानकारी मिली है कि ललित झा के कहने पर ही तय हुई थी 13 दिसंबर की तारीख। ललित झा ने सभी को गुरुग्राम में मीटिंग के लिए बुलाया था। ललित झा ने ही कलर अटैक का वीडियो मोबाइल में शूट कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इसके अलावा एक और बात सामने आई है कि चारों आरोपियों का एक ही सूत्रधार निकला, ललित, जिससे सभी आरोपी संपर्क में थे। एक और बात सामने आई है कि घटना को अंजाम देने से पहले ललित ने ही चारों आरोपियों के फोन अपने कब्जे में लिए और फरार हो गया। पुलिस को शक है कि मोबाइल में साजिश से जुड़े कई सबूत हो सकते हैं, जिन्हें ललित झा मिटाने की कोशिश कर सकता है। इन्होंने इतना लाइटली लिया कि आपने फौरन ही पार्लियामेंट शुरू कर दी। क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई थी उस गैस की? अगर वो टॉक्सिक गैस होती हम इनहेल कर लेते। ये तो अल्लाह का करम था कि वो टॉक्सिक नहीं थी, लेकिन इतनी जल्दबाजी में ये दिखाने के लिए कि बहुत माइनर सी बात है। आरोपी ललित की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है, जिसमें वो किसी को जानकारी दे रहा था। इस चैट में वो व्हाट्सएप पर वीडियो को सुरक्षित रखने की बात कह रहा था। पुलिस ललित झा की व्हाट्सएप चैट की जांच में जुट गई है। इस घटना को अंजाम देने के लिए बड़ी प्लानिंग की गई थी। संसद में कैसे घुसना है, क्या करना है, इसकी शुरुआत हुई थी 1.5 साल पहले मनोरंजन, नीलम, अमोल और ललित की सोशल मीडिया पर भगत सिंह फैन पेज से। जून 2022 में ये लोग मैसूरू में मिले और वहीं पर प्लानिंग की थी। इसके बाद मार्च 2023 में ये लोग दोबारा मिले और संसद में घुसपैठ का प्लान बनाया। इस घटना को अंजाम देने के लिए संसद भवन की 2 बार रेकी की गई थी। इसके लिए मनोरंजन ने विजिटर पास पर संसद भवन की रेकी की थी और इस दौरान मनोरंजन को पता चला कि संसद में एंट्री के वक्त जूतों की चेकिंग नहीं होती है। इसके बाद 10 दिसंबर को सभी आरोपी दिल्ली पहुंचे। मनोरंजन फ्लाइट से दिल्ली आया था। अमोल शिंदे महाराष्ट्र से कलर वाले पटाखे लेकर आया था। 13 दिसंबर को सागर ने सुबह करीब 9 बजे सांसद प्रताप सिम्हा के पीए से पास लिया। इसके बाद सभी ने इस घुसपैठ को अंजाम दिया। जैसे ही हंगामा हुआ, ललित सबके मोबाइल लेकर फरार हो गया। भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा पर विपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। कल घटना घटी है, उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। आरोपी विक्रम उर्फ विकी के गुरुग्राम के जिस घर में बाकी आरोपी रुके थे, उस घर के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं। विक्रम ने ही आरोपियों के ठहरने की व्यवस्था की थी। विकी के कमरे से भगत सिंह की कई किताबें मिली हैं। आरोपियों के बैग भी विकी के कमरे से मिले। दिल्ली पुलिस देर रात सभी आरोपियों का सामान अपने कब्जे में लेकर गई है। मैं पूरी तरह सरकार को दोषी मानता हूं। पार्लियामेंट में पिछली बार जब हमला हुआ था, यही हुआ था, वो अंदर नहीं जा पाए थे, बाहरी रोक दिए गए थे। यहीं पे उनको मंजिल तक पहुंचा दिया गया था और यहाँ तो अंदर ही नहीं गए, वो लोकसभा में चले गए, आधी दूरी तय कर ली। उसके बाद भी अगर हम चुपचाप यहाँ खामोशी से बैठे रहें, एक शब्द न बोले, तो हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस टेरर एंगल से भी पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने यूएपीए की धारा 16 और 17 के तहत मामला दर्ज किया है। यूएपीए की धारा 16 में आतंकी घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। आरोपियों के परिवार वालों का कहना है कि उनके बच्चों ने शर्मसार करने वाला काम किया है। तो हमारे बच्चों को फंसाया गया है। वो हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो रिक्शा चलाता था। एक ही बेटा है मेरा, वो मेरा सहारा है, वही मेरा सहारा, वो मेरा
बच्चा निर्दोष है, बिल्कुल उसको फंसाया गया। कि भाई अगर इसको जल्दी से तुरंत रिहा नहीं किया गया तो हमारे सारे संगठन, चाहे वो खापे हों, चाहे वो हमारे किसान संगठन हो, चाहे अलग कर्मचारी संगठन हो, सारे इकट्ठे होकर के कोई बड़ा निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। और हम अपने बच्चों के साथ हैं। और नीलम जो है ये तो बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है। घटना के बाद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। संसद के अंदर जाने वालों के जूते उतरवा कर चेकिंग की गई। इस बीच मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा को मकर द्वार से बिल्डिंग के अंदर प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद संगमा अपनी कार से उतरे और शार्दुल द्वार से होते हुए संसद के अंदर गए। पीएम मोदी संसद पहुंचे और उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की। ये भी हो सकता है कि संसद स्मोक कांड के जहरीले उपद्रवियों को, मतलब जिस तरह से भटका हुआ बेचारा बेरोजगार क्रांतिवीर क्रांतिकारी भगत सिंह बताया जा रहा है, कल को कोई पार्टी टिकट ना दे दे इनको। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानगी होगी, लेकिन जिस तरह से इनके लिए एक इकोसिस्टम, वर्ग और पार्टियां मैदान में है ना, संसद पर आतंकी नुमा हमला करने वालों को बेचारा भटका हुआ बताया जा रहा है, इनको कल को कोई पार्टी टिकट दे दे तो शायद हैरान मत होइएगा। आपको लग रहा होगा हम ऐसी बात कर रहे हैं, इतिहास में ना ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। बताऊं आपको, 1978 में भी एक बार हो चुका है ऐसा। तब भी आतंकी नुमा हमला ही था लगभग, तब तो फ्लाइट हाईजैक कर ली थी। 1978 की यह घटना आप सुनकर ना हैरान रह जाएंगे। तब हुआ यह था कि देश में आपातकाल लगाने वाली इंदिरा गांधी को मोरारजी देसाई सरकार ने अक्टूबर 1978 में अरेस्ट कर लिया था। ठीक, तब कांग्रेस के बताया गया कि इस बात से कांग्रेस के कई नेता नाराज थे। फिर यह भी खबर आई कि दो लोगों ने, भोलेनाथ पांडे और देवेंद्र पांडे ने इसके विरोध में एक हवाई जहाज हाईजैक कर लिया। 20 दिसंबर 1978 को लखनऊ से दिल्ली जा रहे विमान में कांग्रेस, ये दो लोग इसके विरोध में चढ़े, जबरन कॉकपिट में घुसकर पायलट के सर पर पिस्तौल तान दी इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में। इसके बाद वो जबरदस्ती दिल्ली से लखनऊ जा रहे प्लेन को वाराणसी ले गए। इन अपहरणकर्ताओं की मांग थी, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनकी मांग थी कि इंदिरा गांधी को तुरंत बिना शर्त रिहा कर दिया जाए, लेकिन वाराणसी एयरपोर्ट पर दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। ये भी एक तरीके का आतंकी कृत्य, एक तरीके का आतंकी कृत्य ही है, एक तरीके का क्या होता है। अब पता यह चला कि भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे ने खिलौने वाली पिस्टल के दम पर इतना बड़ा कांड कर डाला था। इनके हाथ में खिलौने वाली पिस्टल थी, लेकिन कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के इन समर्थकों को विमान हाईजैक कांड की सजा देने के बजाय इनाम दे दिया। मैंने कहा ना, टिकट मिल सकती है। 1980 में इंदिरा गांधी के सत्ता में आते ही जिन दो लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने प्लेन हाईजैक किया था, इंदिरा गांधी की रिहाई की मांग को लेकर दोनों को विधानसभा का टिकट दे दिया गया। दोनों अपनी अपनी विधानसभा में जीतकर सदन पहुंचे। भोला पांडे यूपी के बलिया से 2 बार के विधायक, देवेंद्र पांडे 2 बार उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से विधायक चुने गए। इसलिए मैं कह रहा हूं, कल को इनको भी टिकट दे दे कोई पार्टी तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि सारी पार्टियां इनके बचाव में लगभग इंडियन अलायंस की उतर आई हैं कि मतलब इनके ऊपर सख्ती ना की जाए। समाजवादी पार्टी के नेता इनको भगत सिंह बता रहे हैं, कई लोग हैं इस तरह से। लेकिन संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के बाद अब कई बदलाव भी आ गया। मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। दरअसल बुधवार की घटना के बाद, ये जो घटना हुई जिसमें इस तरह की सारी तस्वीरें सामने आई थी, इस घटना के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल को अब नया रूप दे दिया गया है। इसके तहत नई संसद के बने, अब ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं, 6 द्वार से अलग अलग वीवीआईपीस की एंट्री होगी। 6 द्वार से अलग अलग वीवीआईपीस की एंट्री। सबसे पहला है गज द्वार, जहां से ये, अच्छा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। सबसे पहला जो है वो है गज द्वार, यहां से प्रधानमंत्री का प्रवेश। ठीक, फिर हंस द्वार, यहां से लोकसभा स्पीकर की एंट्री। हंस द्वार, ये सारे द्वार आपके सामने। हंस द्वार, फिर है अश्व द्वार, राज्यसभा अध्यक्ष की एंट्री। फिर मकर द्वार, सांसद और मंत्रियों का प्रवेश। फिर गरुड़ और शार्दुल द्वार, इसमें मुख्यमंत्री और अधिकारियों की एंट्री होगी। और गरुड़ द्वार,
मीडिया की एंट्री के लिए रखा गया। गरुड़ द्वार मीडिया की एंट्री के लिए रखा गया। वैसे संसद में सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि अब यह भी खबर आई कि आज लोकसभा में से 13 और राज्यसभा के 1 सांसद को निलंबित भी कर दिया गया। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन को गुरुवार को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। संसद में सुरक्षा चूक के मुद्दे पर विपक्षी हंगामे के दौरान डेरेक ओब्रायन प्रदर्शन करते हुए सभापति के पास तक आ गए। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की और सदन की कार्रवाई को स्थगित करने की कोशिश की। इस दौरान सभापति धनखड़ ने कई बार डेरेक ओब्रायन को समझाने की कोशिश की। आखिरकार सभापति धनखड़ ने उन्हें सदन से बाहर चले जाने का आदेश दे दिया। घोषणा के बाद विपक्षी सदस्य तानाशाही नहीं चलेगी और डेरेक का निलंबन नहीं सहेंगे। 13 सांसदों को निलंबित लोकसभा से नारेबाजी शुरू हो गई। डेरेक ओब्रायन को पिछले मॉनसून सत्र से भी सस्पेंड कर दिया गया था। तब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें निलंबित कर दिया था। एक बार बयान सुन लीजिए इसको लेकर जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो एक बार आपको सुना देते हैं। I hereby name Shri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. What are you doing? Mr. Derek O'Brien, you have committed breach of privilege. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. The question is that this house, having taken a serious note of the ignoble misconduct of Sri Derek O'Brien, member who has entered the well of the house as also the inner well and has been continuously shouting slogans, gesticulating aggressively at the chair, thereby disrupting proceedings of the house in utter disregard to the authority of the chair, and having been named by the chair, resolves that the above mentioned member, Sri Derek O'Brien, be suspended from the service of the council